हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 25 अगस्त। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 24 जनवरी। अब आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, ये आपके आज का पहला सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी सुभाष भौमिक, ऑप्शन सी भाईचुंग भूटिया, ऑप्शन डी उदंत सिंह। देखिए, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारिनो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सुभाष भौमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये ऐसा होगा, सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय। ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लिंग भेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व को रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण आदि शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वो 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। इसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। दिसंबर 1971 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस पर वर्ष 1972 में अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति पर शाश्वत लौह स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को
देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित प्रतीक था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? ऑप्शन ए विक्रम सोलंकी, ऑप्शन सी पॉल न्यूमैन, ऑप्शन सी डेविड लॉयड, ऑप्शन सी जॉन एल्ड्रिच। देखिए, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। सोलंकी पहली बार साल 2013 में सरे में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेट में 2400 रन बनाए। उन्होंने साल 2016 में रयान पटेल, ओली पॉप और अमर विद्री को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए एक कोच के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विक्रम सोलंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए तोशिकी केफू, ऑप्शन बी है आपका शिंजो आबे, ऑप्शन डी नाओटो कान, ऑप्शन सी योशिरो मोरी। देखिए, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा यातुका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी शिंजो आबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलूर में गंजमीट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलूर के गंजमेट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए शाहिद अफरीदी, ऑप्शन बी मोहम्मद हफीज, ऑप्शन सी हसन अली, ऑप्शन डी मोहम्मद रिजवान। देखिए, आईसीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर चुना गया। पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद रिजवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? ऑप्शन ए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन बी विनोद शर्मा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है, वहीं विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है।
इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसमें पुरस्कृत संस्था को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र एवं पुरस्कृत व्यक्ति को 5 लाख रुपए वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 21 जनवरी 2022 को किन दो राज्य सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। देखिए 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस स्थान को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 215.33 करोड़ रुपए है। बांध की क्षमता हर साल 224.58 हेक्टेयर मीटर जल की होगी। इसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 61.88 हेक्टेयर पानी मिलेगा, जबकि शेष सरस्वती नदी में प्रवाहित होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।